स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी फोकस रहेगा और आगे हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट का भी पूरा सेटअप और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की नजर कहां पर है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। वैसे कल तो बाजार बंद थे क्योंकि मुंबई में इलेक्शन था, उसके चलते स्टॉक मार्केट कल बंद थे। लेकिन शनिवार के दिन हमने जो ट्रेडिंग सेशन देखा वो डिजास्टर रिकवरी साइड पर एनएससी की जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें हमने देखा कि निफ्टी 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग, आधा % की मजबूती वहां पर देखने को मिली। और बैंक निफ्टी दिन भर दायरे में कारोबार करने के बाद करीब 48,200 के पास यहाँ पर भी हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली है। काफी कुछ रिएक्शन खबरों का भी, नतीजों का भी हमने शनिवार के सेटअप में देख लिया था, लेकिन आज भी उन नतीजों पर और खबरों पर फोकस रहेगी। और इसके अलावा पिछले 2 दिनों में क्या कुछ खबरें और नतीजे आए हैं, इस पर भी फोकस रहेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से। और कल हमने देखा कि काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला नैस्डैक में, लेकिन डाउ जोन्स में आधे % की गिरावट देखने को मिली। तो मिला जुला कारोबार था, हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही अमेरिकी बाजार कारोबार कर रहे हैं। डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो करीब 40,000 के पास, 30,800 के आसपास डाउ जोन्स में कारोबार हो रहा है। S&P 500 की भी क्लोजिंग हरे निशान में हुई थी। नैस्डैक की बात करें तो रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि निविडिया के शेयर में करीब 2% से इससे तेजी को सपोर्ट मिला और अन्य टेक शेयरों में भी मजबूती जारी है, क्योंकि अब बातें ब्याज दरों में कटौती को लेकर तेज हो चुकी हैं। तो इसके चलते जो रेट सेंसिटिव स्टॉक होते हैं, स्पेशली टेक शेयर्स, वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी। बॉन्ड यील्ड्स भी स्टेबल ही हैं 4.4% के पास। तो यहाँ से इसके चलते हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों को लगातार एक सपोर्ट मिल रहा है और नैस्डैक रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुआ। इसके अलावा डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुआ, क्योंकि जेपी मॉर्गन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और जेपी मॉर्गन के सीईओ जैमी डिमॉन के जल्द रिटायरमेंट की खबर से जेपी मॉर्गन के शेयर में करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था और उसी के चलते अमेरिकी बाजार में इस तरह का कारोबार देखने को मिला। हालांकि आज काफी सारे फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आएंगे, उनकी स्पीच होगी, तो वहां पर किस तरह के कमेंट्स निकल कर आते हैं इस पर बाजार की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से थोड़ी क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी कि फेड आपस में किस तरह की डिस्कशन यहां पर चल रहे हैं, किस तरह का व्यू ऑफिशियल्स का बन रहा है ब्याज दरों में कटौती को लेकर और महंगाई को लेकर भी उनका क्या टेक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना आने वाले कुछ दिनों में और फेड ऑफिशियल्स के बयान पर हमारी नजर होगी। यूरोप के बाजार से बात करें तो संकेत अच्छे हैं, वहां से भी हरे निशान में क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। और कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो कच्चे तेल एक दायरे में कारोबार कर रहा है, हालांकि नजर रहेगी आगे की क्रूड की चाल आगे कैसे रहती है। इसके अलावा सोने की बात करें तो रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ पर भी देखने को मिले। सोना ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है, क्योंकि चीन के स्टिमुलस और यूएस में ब्याज दरों में कटौती के अनुमान अब काफी ज्यादा, संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते सोना तो रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर ही रहा है। चांदी भी 11 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। तो हम देख रहे हैं कि मेटल्स में, बेस मेटल्स में काफी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं फेड ऑफिशियल्स का बयान, जैसे कि हमने आपको बताया, उस पर नजर रहेगी। उसके पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 4.5% के नीचे हैं। 4.4% के आसपास बॉन्ड यील्ड्स ट्रेड कर रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो संकेत अच्छे हैं और एशियाई बाजार उसको इंडिकेट भी कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, जापान के बाजार भी पॉजिटिव हैं, लेकिन हांगकांग देखेंगे, चीन और कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार में करीब 280 अंकों की वीकनेस दिखाई दे रही है। तो इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत भी काफी मिली जुली है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से देखेंगे तो 22,600 के पार के लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है। तो क्यूज इस वक्त सही हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस की भी अपडेट देख लेते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि सैटरडे को जो सेशन हुआ था कुछ घंटों का, उसके ये आंकड़े हैं। एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई 90 करोड़ की कैश मार्केट में, डीआईएस की तरफ से भी बिकवाली का आंकड़ा है 153 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 14,814 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो ये तो सैटरडे के आंकड़े हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन हमने देखा था कि काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आई थी एफआईएस और डीआईएस दोनों की ही तरफ से, वहां पर अच्छी बाइंग थी। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखें और आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जो सैटरडे को वर्किंग हुई उस हिसाब से लेवल्स को आप फाइनल लेवल्स तो नहीं समझ सकते, पर लेकिन आप कंटिन्यूएशन लेवल जरूर समझ सकते हैं,
कि जो हो रहा था क्या वही बड़ा ट्रेंड या फिर उसके विपरीत ट्रेंड आया, ये जरूर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जो हो रहा था मार्केट के अंदर वो थोड़ा और एक्सटेंशन हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर माइल्ड शॉर्ट कवरिंग हमको आती हुई दिखी है और दो इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है, ये सेकंड डे है जब बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है, वेरी गुड साइन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 500 के ऊपर 22,500 के ऊपर निफ्टी आके टिक गया है। तो अब आप जो स्टॉप लॉसेस देखते थे ना बैंक निफ्टी के, जो हम 21,800 की बात किया करते थे, शायद आपको याद होगा, हम उससे काफी ऊपर आ गए हैं, 700 पॉइंट ऊपर है। देखिए 5वें चरण की वोटिंग भी हो गई है, अब सिर्फ 2 ही चरण की वोटिंग रहेगी, फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हमको अब लगता नहीं है कि इंडिया विक्स कोई बहुत ज्यादा शूट करने जा रहा है। अगर चलिए मान लीजिए इंडिया विक्स शूट करने जा भी रहा है, तो 25 तक अगर चला जाता है इंडिया विक्स, तो वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अब डिस्काउंटेड है। 21,800 मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड है। तो दो चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर नंबर रिजल्ट जो भी आए, मतलब उससे पहले का, यानी कि 4 जनवरी से पहले का या 1 जून से पहले का, आप ये बात कैलकुलेट करके सकते हैं कि भाई 25 का विक्स और 21,800 अब वापस अगर आ भी गए तो हमें डरना नहीं है, उल्टा ये तो अपॉर्चुनिटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ऊपर कैसे जा सकते हो आप? देखिए 550 से 650 का रेजिस्टेंस है। बाजार ने बड़ी हिम्मत करके विक्स के साथ में खड़े होने के बावजूद भी वो यहाँ तक अपने लेवल्स को लेके आया है, तो ये काबिल तारीफ है और डाटा स्ट्रॉन्ग है और इसमें एफआईज भी नहीं था। तो इस बीच ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को मार्केट की बता रहा है कि कमजोर दिल लोगों ने भी अपने माल काटा नहीं और ये पूरा स्विंग को झेल गए, तो ये एक अच्छा साइन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अब एफआईज वापस लौट आए मार्केट में 1 मिनट के लिए अगर समझे आप, तो बाजार यहाँ से नए लेवल्स हो सकता है रिजल्ट से पहले ही लगा दे 23,000 का लेवल। तो ये जरूरी है कि हो सकता है रिजल्ट से पहले लग जाए, इसलिए आप बने रहे निफ्टी के साथ। आपका 2 स्टॉप लॉसेस मैं बता देता हूँ। पहला स्टॉप लॉस होगा 22,400 का, ये वेरी इमीडिएट है, 400 को अपने पार करके बार बार क्लोजिंग की हुई है। और थोड़ा डीप रखना चाहे तो 22,300 22,200 का भी रख सकते हैं। हर 100 पॉइंट पे कहीं ना कहीं आके सपोर्ट बनता है अलग अलग तरह के लोगों के लिए। अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात, 550 650 जब पार होगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं दबेगी, फिर मार्केट के अंदर फोमो आ जाएगा और फिर वापस से लोग खरीदने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो इसलिए 550 650 पार होने दीजिए। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,000 मिली हुई है, 47,800 और 48,000 दो इमीडिएट स्टॉप लॉसेज आपके लिए हैं। आप ये रखना चाहें तो फिलहाल के लिए रख सकते हैं। ज्यादा डीप स्टॉप लॉसेज, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम अभी बैंक निफ्टी में ना रखें। मैं वजह आपको बता देता हूँ, उसकी 50 दिन की एवरेज पार नहीं हुई है अभी तक, वो 48,250 के बाद होगी एवरेज पार। तो सिर्फ इकलौता बैंक निफ्टी की वही एवरेज है जो अब तक पार नहीं हुई है, ये तो सभी लेवल्स अबव एवरेजेस वापस आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक नोटिसेबल पॉइंट है, इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपका जो टारगेट होगा, पहला 48,500, फिर दूसरा 48,800। तो आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट हमने बता दी। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, जिनको नया लेना है ये बात तो समझ लीजिए कि आपने एक पुल बैक की रैली को पूरा मिस किया हुआ है, इसलिए अगर आप ले रहे हैं तो 1:1 का स्टॉप लॉस लगा के ले। 13 शेयर एफ बैन में है, 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है इस बार निफ्टी की, 29 की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एंजाइटी मार्केट के अंदर काफी है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू पे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शंस वाला अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, इसलिए कॉल और पुट राइटिंग करके ज्यादा पैसा बनेगा। तो ये मोटा मोटी मार्केट का सिनेरियो है। और इस बीच एफआईएस की जो होल्डिंग है वो भी बता देता हूँ मैं, 28% से बढ़कर वो 29% हो गई है, तो 1% और बढ़ा है। डीआईएस की और रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। बैंक निफ्टी में ज़्यादा डीप स्टॉप लॉसेस या वॉल्यूम लेकर ना चलें, रेंज आपको बता दिया है। और नोटिसेबल फैक्टर जो अभी डिम्पी पे हाईलाइट कर रहे थे कि अपने एवरेज के ऊपर जितने भी हैं उसके ऊपर अब बाजार कारोबार कर रहा है। 22,550 22,600 ये लेवल्स निफ्टी पर ज़रूर नज़र रखिए। अगर इसके ऊपर निकलने में टिके रहने में कामयाब रहा तो फिर यहाँ से तेज़ी ही जारी रहेगी। ओवरऑल सेटअप अच्छा दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, लेकिन रेंज पर नज़र रखिए आज के लिए जो लेवल्स आपको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए सैटरडे से आप कैसा क्यूज ले रहे हैं और आज की ओपनिंग कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, लास्ट वीक ओवरऑल अच्छा रहा, एक एक्सटेंडेड सेशन भी था और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव टोन दिखा पा रहे हैं, बावजूद इसके कि इंडिया विक्स वो अभी भी हायर लेवल्स पे मेंटेन्ड है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव पार्ट है कि ग्लोबल मार्केट, स्पेशली द यूएस मार्केट जहाँ पे रिकॉर्ड हाइज बने हैं, तो वो भी एक कंफर्टिंग फैक्टर है।
दो एफआईज की फिगर्स अभी भी नेगेटिव आ रही हैं, तो इस मिक्स्ड एनवायरनमेंट में भी अगर आप देखिए रिकवरी कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस को हमने ऑलरेडी रिक्लेम कर लिया, तो जब तक आप 22,300 के ऊपर हैं तब तक मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस आपको बना के रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। इंडेक्स में आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मतलब बाय ऑन डिप्स बेसिकली इंडेक्स में आपको मेंटेन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक कि आप कैप अप और उसको चेज करें। और अपसाइड भी मुझे लगता है कि जैसे कि 22,570 से लेकर 600 का जोन है आज इंट्राडे के लिए, वो एक हर्डल हो सकता है। तो बाय ऑन डिप्स ही रिकमेंडेशन होगी। हायर लेवल्स पे अगर गैप अप होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए और डिप का वेट करना चाहिए। बैंकिंग यहाँ पे भी देखिए रिकवरी देखने को मिली है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर निकला है, बट मोमेंटम मिसिंग है बिकॉज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में एक थोड़ा सा मिक्स टोन पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बाय ऑन डिप्स आप मेंटेन करके चलिए। 47,500 से लेकर 700 का जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर पे आपको 48,500 से लेकर 800 तक के लेवल्स पॉसिबली दिख सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें, तो देखिए पहला नाम होगा फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस इटसेल्फ, जहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है कुछ टाइम से। एक्सिस बैंक काफी ज्यादा स्टेबल है, एक मार्जिनल करेक्शन के बाद अपने रिकॉर्ड हाई से एक बेस फॉर्म किया है और अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 1190 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबली दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 1120 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे मेटल काउंटर्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। टाटा स्टील मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद अब तैयार है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। 176 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 164 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थैंक यू अजीत आपका ये पूरा अपडेट और एनालिसिस करने के लिए। तो टाटा स्टील पर नज़र रखिए, खरीदारी करने की सलाह है, और एक्सिस बैंक पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए इस बीच इंडेक्स की बजाय, ये कहना है अजीत जी का। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए तिमाही नतीजे कौन कौन सी कंपनियों के आए? सबसे पहले वर्लपूल की बात करते हैं तो नतीजे काफ़ी अच्छे थे। चौथी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रहा है, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन रिपोर्ट किया है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज़ में 4% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो 8.3% पे आए हैं वर्सेस 6.3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। मार्केट शेयर गेन्स भी एंजॉय किए कंपनी ने रेफ्रिजरेटर और वॉशर सेगमेंट में। सो ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, मार्केट शेयर गेन्स और मार्जिन एक्सपेंशन रिपोर्ट हुआ। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 32% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, लेकिन ऑल इन ऑल अनुमान से काफ़ी अच्छे रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नतीजे। FY24 के लिए ऑर्डर बुक की गाइडेंस कंपनी ने 20,000 करोड़ की दी थी, लेकिन कंपनी ने 35,400 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज रजिस्टर किए हैं। तो पूरे साल के लिए ऑर्डर इनफ्लोज काफ़ी रोबस्ट रहे हैं और 75,900 करोड़ की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक अभी भी है। तो ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और कंपनी का आउटलुक FY25 के लिए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सेल की बात करते हैं, जिसके रेवेन्यूज़ में कुछ अनएडजस्टेड आइटम्स है, उसको माइनस करें तो अनुमान से कमज़ोर नतीजे रहे हैं। रेवेन्यूज़ में 20% का ग्रोथ दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन 12.5% पे आया है वर्सेस 9% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे, लेकिन ऑल इन ऑल अनुमान से कमज़ोर नतीजे सेल के रहे। इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर रहे। रेवेन्यूज़ में 10% का ग्रोथ दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन लॉस की बात करें तो लॉस बढ़ता हुआ नजर आया। 50 करोड़ का कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है वर्सेस 7 करोड़ जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किया था। और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, 3% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 4.3% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। तो ऑल इन ऑल अनुमान से कमज़ोर नतीजे रहे इंडिया सीमेंट्स के। और लास्ट में त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर रहे। रेवेन्यूज़ में 15% का डिक्लाइन दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी 6.5% का डिक्लाइन दिखा और मार्जिन्स थोड़े से एक्सपैंड होते हुए नजर आए 15.91% पे, लेकिन ऑल इन ऑल नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो ये हैं नतीजों वाले शेयर्स, और ONGC, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सेल जैसी कंपनियों पर नज़र रखिए। BL के भी नतीजे भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, तो इसके चलते भी स्टॉक में आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए।
सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करते हैं तो कंपनी ने क्वीन फिशर लॉन्च किया था कुछ समय पहले, लेकिन सिलेक्ट सिटीज़ में था। अब कंपनी ने क्वीन फिशर का सप्लाई एक्सपेंड किया है, मेघालय और असम में भी ये सप्लाई किया जाएगा, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा 2 फार्मा कंपनीज फोकस में रहेगी, एक है सोलारा एक्टिव, एक है लुपिन। सोलारा एक्टिव को यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका है विशाखापट्टनम में जो फैसिलिटी थी, और 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 में, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। सोलारा एक्टिव पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा लुपिन में भी कुछ यूएस एफडीए एक्शन है। कंपनी की जो न्यू जर्सी में फैसिलिटी है वहाँ पर प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था, 7 मई से 17 मई तक ये इंस्पेक्शन हुआ था, और कंपनी को 6 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 में, तो जिसके चलते लुपिन पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। 2 कंपनीज जिसको नए ऑर्डर्स मिले हैं, एक है RVNL जिसको 150 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, और राइट्स भी फोकस में रहेगा। कंपनी को बांग्लादेश रेलवे से 200 पैसेंजर कोचेस के नए ऑर्डर्स मिले हैं जिसके वैल्यू 915 करोड़ के आसपास है, तो दोनों ही कंपनी राइट्स और RVNL ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा SIS पर भी अपनी नज़र रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज, जहां स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा, तो SIS में भी एक्शन दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर्स, इन पर नजर रखिए। थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ, और रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो आज सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की, क्योंकि एंटीक ने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस आया है 847 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि कहीं पे ट्रांसफॉर्मर स्पेस में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्लेयर है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स जो है। आगे जाके जो कैपेसिटी एक्सपांशन है इसकी वजह से हमें एक हाई ग्रोथ फेज कंपनी में देखने को मिल सकता है, और ट्रांसमिशन केपेक्स भी है जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं फिनिक्स मिल की, क्योंकि वहाँ पे सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3885 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे डिसेंट कंजम्पशन ग्रोथ हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते हुए ये जो फिनिक्स मिल्स है वो उनका एक टॉप पिक रहेगा अगर हम इंडिया प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें तो। अगली बात करते हैं डिलीवरी की, क्योंकि CLSA ने भी यहाँ पे जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 488 रुपीज़ पे किया है, जो कि पहले 600 रुपीज़ का था। उनका मानना है कि कहीं पे Q4 में हमें एक वीक परफॉर्मेंस फिर से इस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिला था। आगे जाके जो एक्सप्रेस पार्सल है उसमें हमें कहीं पे रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव सरप्राइज के रूप में सिटी को देखने को CLSA को देखने को मिला था, और इसीलिए ये जो एक टारगेट प्राइस कट है वो हमें देखने को मिला है। अगली बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि यहाँ पे भी CLSA ने टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 210 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे इस बैंक में भी हमें कहीं पे एक दूसरा एक क्वार्टर देखने को मिला जो कि एक खराब रिजल्ट्स बोल सकते हैं हमें। इस जगह पे अगर हम बात करें रिजल्ट्स में, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि कहीं पे हेल्दी AUM ग्रोथ इस क्वार्टर में हमें बैंक की तरफ से देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस की, तो कहीं पे चीप प्राइस पे है स्टॉक, बट कहीं पे नियर टर्म ट्रिगर्स जो है वो कहीं पे कम देखने को मिल रहा है CLSA को। और आखिर में बात करते हैं IEX की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाय रेटिंग पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 175 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी प्राइस्ड इन है अगर हम मार्केटिंग कपलिंग की जो रिस्क है उसकी बात करें तो, और आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक जो है FY25 का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक को IEX में, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस हाइक किया है। तो खबरों के दम पे और जो रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे ये है था ब्रोकरेजेस का नोट्स, और इसी के चलते हुए हम भी इन कंपनीज पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन कंपनीज में देखने को मिल रहा है। राइट, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, नतीजों पर रिपोर्ट्स आई हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। चलिए, कमोडिटी मार्केट की कहाँ रखे नज़र, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। वंदना जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। जीना स्वदेश को सोने चांदी में तो हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी बनी हुई है, रिकॉर्ड स्तर हैं। अभी भी क्या मौके आप देख रही हैं एंट्री लेने के लिए, और बाकी कहाँ पर ट्रेड देख रही हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। आज कल के रिकॉर्ड बढ़त के बाद आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में यहाँ 2% से डाउन अभी चांदी है, तो मेरे ख्याल से एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए मार्केट को। और सोने में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि निचले स्तर पे एक जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 73,800-700 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए। 74,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,500 के करीब का। और साथ में मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है जो काफी स्टीडी यहाँ पे
एक परफॉर्म कर रही है और ये है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में यहाँ पे बाइंग में कंटिन्यू रहना चाहिए। 227 के लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 255 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 224.5 का। ठीक है, तो नेचुरल गैस में तेजी करने की सलाह, 235 के टारगेट, स्टॉप लॉस 224 का। और गोल्ड में आज थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, तो तेजी के लिए मौके बन रहे हैं। सोने में 74,300 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ प्रदेश को। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन